नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपनी हाई कोर्ट को पढ़ते हैं और हाई कोर्ट की जितनी भी बारीकियां हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भारत में जो जुडिशरी है एकीकृत है या फिर एकहरी है। सबसे नीचे आपकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद में हाई कोर्ट होता है और टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट। ये अपील का अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, अपील का अंतिम न्यायालय होता है, ये आपने देखा है। अब हाई कोर्ट को बात कर लेते हैं, देख लेते हैं हाई कोर्ट कैसा है। उच्च न्यायालय कह दो या फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट जैसे कि भारत में कुल मिलाकर के 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है आमतौर पर। तो जैसे यूपी का हाई कोर्ट है तो उस हाई कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो पूरे यूपी पे लागू होंगे, यूपी के बाहर लागू नहीं होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश में लागू होगा। ठीक, अब हाई कोर्ट पे देख लें तो इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। साथ ही साथ में बाद में संशोधन किया गया, उसमें जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी अगर करना पड़ा तो वो भी हो जाएगा। यानी कि वैसे तो आम चीज ये है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, लेकिन एक से अधिक राज्यों का केवल एक ही हाई कोर्ट हो जो सभी राज्यों के मामले में निपटाए। जो भी 5-6 राज्य हो, 3-4 राज्य हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको सारी बातें शुरू से लेकर बताते हैं। ठीक है, ओके। तो 214 में ये सारी बात की हाई कोर्ट की स्थापना कैसे होनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। और वैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हाई कोर्ट अलग हैं। हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली है, एक दिल्ली हुई, एक आपकी दिल्ली और चंडीगढ़, इनकी हाई कोर्ट है अपनी। ठीक है, वैसे दिल्ली की ही केवल होती थी। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है ये पंजाब हरियाणा की यहाँ पे स्थित है, तो इसकी नहीं मान सकते हैं, तो ये इसी मान जाएगा। तो एकमात्र दिल्ली हुआ करता था जिसकी अपनी हाई कोर्ट हुआ करती थी। इसके अलावा अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी 2019 से जब यूटी बन गया है, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जब यूटी बन गया जम्मू कश्मीर तो उसकी भी हाई कोर्ट है। तो 2 राज्य अभी यूटी ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, जिनका अपना यूटी है। इसके अलावा जितने भी आपके संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। हाँ, वो अलग अलग राज्य जो हैं, जिन राज्यों के पास ये यूटी पाए जा रहे हैं, उन्हीं के राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है उसका ही वहाँ पर विस्तार कर दिया। जैसे पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी के मामले कौन निपटाता है? तो जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, वो निपटाता है। अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट में आता है? तो कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है बंगाल में, कलकत्ता हाई कोर्ट, तो उसमें आ जाता है। आपका ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट है, उसके दायरे में आ जाता है। दादर नगर हवेली और दमन और दीप है, वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में आ जाता है। और चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ में है ही, अब लद्दाख जम्मू कश्मीर को कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है। क्लियर हुई चीज़ें? ठीक है, ओके। नियुक्ति की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं करता है। राष्ट्रपति जो सेंटर के, जो केंद्र के, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद में इनकी नियुक्ति कर देते हैं। और फिर जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। इनको शपथ कौन दिलवाता है? जिस राज्य में इनको जिस राज्य का हाई कोर्ट में इनको नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो, यूपी में अगर मान लो किसी हाई कोर्ट के में किसी जज को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, नियुक्त कर देंगे।
और जब जाएंगे तो यूपी का जो गवर्नर होगा वो इनको शपथ दिलवाएगा, इनके पद की शपथ दिलवाएगा। ओके, ठीक है। अब ये सब वही चीज़ें और योग्यताएं देख लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था ना, कई सारा कॉन्सेप्ट, आज की बहुत छोटी क्लास रह जाएगी क्योंकि कई सारा कॉन्सेप्ट है ना सुप्रीम कोर्ट में हो गया पूरा। जैसे कि योग्यताएं, योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता पहली तो ये होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? वो 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य कर चुका हो, न्यायिक कार्य में संलग्न रहा हो। और न्यायिक कारण का मतलब है कि जज रहा हो, न्यायिक पद पे रहा हो, लगातार कम से कम 10 वर्षों तक न्याय के पद पे रहा हो। जैसे हाई कोर्ट में बनना है इनको, तो हाई कोर्ट से नीचे हैं जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे कि आपका जिला न्यायालय हो गया, सत्र न्यायालय हो गया, ये सारे हो जाते हैं ना। तो उनमें 10 वर्ष तक रह चुका हो तो बन सकता है, या फिर लगातार 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, अधिवक्ता कहते हैं जिसको, वकील रह चुका हो। ये क्राइटेरिया होता है जिस क्राइटेरिया के तहत वो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। शपथ देख लिया, राज्यपाल दिलाएगा, अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये सारी चीज़ें देख ली। और त्याग पत्र किसको देगा? अगर हालांकि ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं होती फिर भी लिख दें, त्याग पत्र किसको देगा? इनको पद से हटाने की प्रोसेस क्या है? जैसे कि पद से हटाना तो कैसे हट सकते हैं? एक तो त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र, एक तो कार्यकाल पूरा हो जाए, कार्यकाल पूरा नहीं हो तो त्याग पत्र दे दिया, किसको? राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र। ठीक है, त्याग पत्र अपना ये राष्ट्रपति को ही प्रदान करेंगे। अब आप कहोगे कि हाईकोर्ट राज्यों का विषय होता है, यानी हाईकोर्ट तो राज्य में होता है, तो ये जो त्याग पत्र दे रहे हैं गवर्नर को क्यों नहीं देते हैं? तो यही हमारे यहाँ की एकात्मक व्यवस्था है, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो यही हमारे यहाँ की पाई जाती है कि जैसे कि शपथ तो यही दिलवाएंगे, नियुक्ति ये करेंगे, शपथ ये दिलवाएंगे, और जब भी त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। उसके अलावा इनको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया गया था, स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से। एक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पास किया जाएगा, उससे पहले कमेटी बनाई जाएगी 3 लोगों की, पास होगा और राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे, हट जाएंगे। ये प्रोसेस पूरी इससे जो पहला वीडियो उसमें बता दिया है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। चलिए कोई नहीं, हटाने की प्रोसेस। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि इनमें अगर संख्या को बढ़ाना है न्यायाधीशों की, तो संख्या कितनी हो सकती है? वैसे संख्या देखो तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, कोई भी हाई कोर्ट हो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब प्रश्न उठता है कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? तो ये राष्ट्रपति तय करता है कि अन्य न्यायाधीश कितने होने चाहिए, और वो किस हिसाब से तय करेगा? तो जनसंख्या के हिसाब से तय करेगा। सिक्किम में मान लो 2, सिक्किम जो हाई कोर्ट है सिक्किम में, वहाँ पे 2 ही लोग हैं केवल। तो इस प्रकार से होता है। यूपी है, यूपी में बहुत सारे लोग हैं, 30 से ज़्यादा ही हैं। तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार है वो इनको है। और एक और है, इनके पद की सुरक्षा के लिए काफ़ी काम किए गए। इनको जो वेतन होता है भारत की, इनका जो वेतन होता है राज्य की संचयन निधि पे भारत होता है। हालांकि इनको जो पेंशन मिलेगी वो भारत की संचयन निधि से मिलेगी। वेतन भत्ते होते हैं राज्य की संचयन निधि से। इनको सुरक्षा मिलती है कि इनके पद पे रहने के दौरान कोई वेतन को कम नहीं कर सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता, वेतन को कम नहीं किया जा सकता। मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना चाहें तो, कि पद पे रहने के दौरान इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है, पहली बात, बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कि इनके हटाने की प्रोसेस तो बता ही दी कैसी है। इसके अलावा इनका जो वेतन और भत्ते होते हैं राज्य की संचयन निधि, स्टेट की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है उससे दिया जाएगा। और हाँ, इनके जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति यही लोग कर लेते हैं, हाईकोर्ट ही कर लेते हैं। और अगर कोई न्यायाधीश जिसका कार्यकाल पूरा हो गया हाईकोर्ट के जज का, तो ये जज किसी भी हाईकोर्ट में, वैसे ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जज ने अगर रिमूव कर दिया, अपना पद खत्म हो गया, यानी कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया,
समय खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी जगह, किसी भी भाग के किसी भी कोर्ट में ना तो वकालत कर सकते हैं, ना जज का पद ले सकते हैं, पहला, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे। दूसरे, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो जज होता है, अगर जज ने त्याग पत्र दे दिया है या फिर उसका पूरा कार्यकाल पूरा हो गया, टेन्योर पूरा हो गया है और पद से हट गया है, अब वो उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है जिस हाई कोर्ट से वो रिमूव हुआ है या फिर हट गया है। जहाँ पे वो जज रहा था तो उस हाई कोर्ट में नहीं करेगा। उसके अलावा दूसरा कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ वकालत चाहे तो कर सकता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी होता है, ये जो आर्टिकल 215 है, इसमें भी कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि अभिलेख न्यायालय है। ये भी एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, क्योंकि हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है इनको भी स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जब भी कोई डिसीजन देते हैं तो इसको नजीर के तौर पे पेश किया जाता है कि इस उत्तर प्रदेश का मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है रामपुर का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई मामले सुनवाई चल रही है और वैसा ही मामले पर हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। तो जब भी उस पर बात होगी, वकील जिरह करेंगे तो वकील हाई कोर्ट के निर्णय को आधार बनाएंगे, कहेंगे हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डिसीजन में, इस केस में ये डिसीजन दिया है तो इसलिए ये होना चाहिए। और जो जज होते हैं वो भी ये चीज़ देखते हैं। तो इस तरह से काम आता है इसके। और सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, वो आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, पहले बताया था 215 में। ये भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा इनके ट्रांसफ़र को लेकर की बात आए तो ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजों का किया जाता रहा है, अभी भी किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेते हैं और एक न्यायाधीश का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, ये प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा कुछ इनकी अधिकारों की बात कर लें या फिर इनके कार्यों की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए शॉर्ट में हो जाएगा आपका, बस ये अंतर अलग पता रखना। देखिए, पॉइंट देखना है मुझे। एक काम क्या करता है, ये एक काम करता है, यहाँ पे अपील होती है। ठीक है, जब भी कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अपील होके यहाँ आती है, तो अपील का न्यायालय है, अपील हो जाती है। हालांकि इसकी भी अपील अगर की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। पहले हाई कोर्ट में आई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट लास्ट होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। इसके अलावा ये मुकदमों का ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, मुकदमों का ट्रांसफ़र क्या मतलब है, स्थानांतरण। ऐसा है, मान लो कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट से जो लोअर कोर्ट है उसमें कोई मामला चल रहा है और हाई कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कोई विधि की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है जिसका ना तो हक है अधीनस्थ न्यायालय को या जिला न्यायालय जो भी है, तो ना ही वो कर सकता है। उस केस को जिस राज्य की बात होगी, जिस राज्य का अधीनस्थ न्यायालय होगा, उसी राज्य के हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो मामला केस अपने पास ले लेगा, वो उस कोर्ट से केस उठाएगा, अपने पास ले लेगा हाई कोर्ट और उस पर सुनवाई कर देगा। सुनवाई भी कर सकता है या चाहे तो उसमें जो विधि की व्याख्या थी वो व्याख्या दे दी, उसके बाद वो केस फिर जा करके जो लोअर जुडिशरी थी, सबऑर्डिनेट कोर्ट था, उसको भेज दिया, अब वो उस पर सुनवाई करेगा। तो ये भी काम किया जाता है, इसी को कहते हैं प्रशासनिक अधिकार। ये होते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उनकी प्रमोशन, छुट्टी और ये सारे नियम कानून वही बनाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। और कुछ एक दो फैक्ट और हैं। एक है आपका लोक अदालत का कंसेप्ट। लोक अदालत क्या है, देखिए कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में दो, एक फौजदारी मामला होता है क्रिमिनल, एक होता है दीवानी यानी कि सिविल। तो दोनों की सुनवाई होती है, दोनों के एक दूसरे जो अपराधी होता है और जिसके साथ अपराध किया है वो होता है, दोनों मिलकर वहाँ पे
और जज होता है न्याय करता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता कराया जाता है। वैसे कोर्ट में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया है और व्यक्ति ये कह रहा है, जिसका खून कर दिया उसके पक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं इस व्यक्ति को माफ़ कर दो, गलती हो गई, तो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है माफ़ नहीं करेगा। पहले ही आप लोग, आपके घर वाले कह रहे हैं उसको माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई या फिर कुछ और नुकसान पहुंचा दिया उसको, तो जुडिशरी सिस्टम ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ न्याय चलता है कि नहीं उसको सज़ा तो मिलेगी। अब ये मामला राज्य का हो गया, उसने अटैक आप पे नहीं किया, उसने अटैक किया है किस पे, राज्य पे अटैक कर दिया है। तो ये होता था यहाँ पे। लेकिन लोक अदालत में क्या होगा, जो वादी प्रतिवादी होते हैं दोनों पक्षों के बीच में सलाह करा दी जाती है, और ये जो निर्णय होता है लोक अदालत का, जो निर्णय दिया जाता है ये अंतिम होता है। इसका मतलब है कि लोक अदालत ने कोई निर्णय दे दिया तो वो उसकी फिर अपील नहीं की जाएगी। इसका जो निर्णय होगा, याद रखना, अंतिम होगा। इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि फिर इसकी अपील नहीं की जा सकती, कोई भी किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सहमति से समझौता कराया गया है। ए पार्टी ये है, बी पार्टी ये है, इसमें समझौता हो रहा है तो सहमति से कराया। जब सहमति से करा दिया, सोच समझ के कर लिया, तो अपील क्यों करोगे, क्यों बोझ बढ़ाओगे कोर्ट के ऊपर। तो एक निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मामले, एक तो देखो दीवानी के, कोई भी दीवानी के मामले तो आ ही जाएंगे इसमें, ठीक है ना, दीवानी के, और साथ ही साथ में फौजदारी के मामले आएंगे, लेकिन फौजदारी के सभी मामले नहीं आएंगे। फौजदारी के केवल वो मामले आएंगे जहाँ पे समझौता कराया जा सकता है। मान लो एक लड़के ने किसी का रेप कर दिया है, ये मामले यहाँ सहमति, इस मामले में सहमति नहीं हो सकती है। भले ही ए और बी पार्टी दोनों सोच रहे हैं ठीक है, ये पार्टी कह रही है कि हम जो रेप किया है इसी से इसका विवाह करा देते हैं, लड़का लड़की का। अब जुडिशरी कहेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो राज्य के ऊपर हमला है, सरकार के ऊपर हमला है, तो अब इनको सजा तो मिलती रहेगी। तो ये फिर सहमति, यहाँ पे सहमति नहीं हो सकती है। खून कर दिया है, किसी को गंभीर चोट पहुंचा दी है, तो ऐसे मामले फिर यहाँ नहीं लाए जा सकते हैं। या दीवानी रुपया पैसे से मामले हैं, ये सब हैं, ये सब लाए जा सकते हैं। जैसे फैमिली में कुछ टेंशन चल रहा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं। एक चीज़ ये याद रखना कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 1986 में आया था, इतना याद रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये याद रखना। जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको हितों को ये ध्यान में रखता है। जैसे कि कस्टमर को गलत चीज़ें दी जा रही हैं, वजन कम तौल के दिया जा रहा है, आपको उसकी मात्रा कम दी जा रही है, महंगी चीज़ दी जा रही है गलत तरीके से, तो आप कोर्ट में बाकायदा जा सकते हैं और कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, आपके अधिकारों की संरक्षण करेगा। और इसके अंतर्गत एक एक्ट ही आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके तहत एक जिला स्तर पे, यानी कि एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है लेवल पे एक कोर्ट होता है, उपभोक्ताओं का डेडिकेटेड होता है, ये अलग होता है, ठीक है। एक होता है स्टेट के लेवल पे, राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण क्या कहते हैं, आयोग। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे निपटाते हैं। तो ये अलग से कोर्ट सेपरेट बना दिया गया है, एक जिला स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे, जो कि उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करता है, ताकि ये मामले यहीं पर निपटते रहें और इनका बोझ जो है, इनका बोझ कोर्ट पे ना पहुंचे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी पे कोर्ट बाहर ना पहुंचे, इस वजह से। ओके, एक तथ्य और बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, नोट कर लेना, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा अपना टॉपिक। और कल राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे सही पूरा कंप्लीट। एक है आपका कैट से संबंधित, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो संविधान में आपने देखा होगा, एक संविधान का भाग है, भाग 14A। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, एक आर्टिकल है 323A और एक आर्टिकल है 323B। और ये भाग 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, उसमें
1976 में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार की, इतना याद रखना। तो इसमें ये कहा गया कि सेंटर के लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी, जो केंद्र स्तर के कर्मचारी हैं, केंद्र के प्रशासक लोग हैं, इनके ऊपर कोई मामला चलेगा तो ये सुलझाएंगे अलग से। ये ऐसे हैं जो अलग अलग बनेंगे, अदर होंगे, यानी कि मान लो कोई ट्रेड से संबंधित कोई मामले निपटाने की बात है, व्यापार से संबंधित कोई विवाद पैदा होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से कोड बना दिया जाएगा जो व्यापारिक मामलों को ही निपटाएगा, ताकि जो विवाद होते हैं, केस होते हैं, जल्दी से निपटाए ना, और जुडिशरी में भार कम हो। व्यापार पे हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैट होता है। तो कैट है तो इसकी आर्टिकल 323A के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका जो कैट का जो प्रमुख होता है, एक अध्यक्ष होता है, प्लस इसमें उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष प्लस सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? कोई भी हाई कोर्ट है, किसी हाई कोर्ट का या तो कोई रिटायर्ड जज हो वो हो जाएगा, या फिर कोई वर्तमान में जज हो वो हो जाएगा। अगर रिटायर्ड कोई योग्य जज नहीं मिल रहा है तो उसको तो जो वर्तमान जज है उसको भी बनाया जा सकता है, और रिटायर्ड जज है उसको भी बनाया जा सकता है। उपाध्यक्ष, इसमें 16 उपाध्यक्ष होते हैं, याद रखना 16 उपाध्यक्ष होते हैं, और सदस्यों की संख्या है 49। सदस्यों की संख्या 49 है। और इसमें जो ये सदस्य होते हैं, ये दोनों क्षेत्र से होते हैं। एक जो न्यायिक क्षेत्र है उससे भी होते हैं, और गैर न्यायिक यानी कि प्रशासन से संबंधित भी लोग होते हैं। इसका मतलब ये है कैट समझो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। स्थापना का जो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 323A में है वो बता दिया मैंने। एक अध्यक्ष होता है जो हाईकोर्ट का वर्तमान जज हो या रिटायर्ड जज हो, उपाध्यक्ष 16 होते हैं, सदस्यों की संख्या 49 होती है। इसमें से कुछ सदस्य वो होते हैं जो न्यायिक क्षेत्र में होते हैं, यानी कि जो कोर्ट में काम कर चुके हैं, कोई वकील है, कोई जज है, ये लोग हो गए जो न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हैं। कुछ प्रशासन के, जैसे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, IRS है, इनमें जो रह चुके होते हैं वो लोग हो सकते हैं। तो ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये काम हो गया है। अगला जो कल का जो टॉपिक है वो आपका राज्यपाल का होगा। ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर देना, बढ़िया से बताना। और ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपसे क्वेश्चन एक पूछते हैं कि हाँ, हाई कोर्ट का एक और तथ्य छूट गया है। हाई कोर्ट में एक आर्टिकल और होता है, आर्टिकल 226। 226 क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहे हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अधिकारों को बहाल करवाने के लिए, आर्टिकल 32 में। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटर्न जारी करेगा। ठीक है, उसी प्रकार हाईकोर्ट कहता है कि आप, हाईकोर्ट ने एक प्रावधान है आर्टिकल 226 में यही वाला कि आप चाहो तो हाईकोर्ट भी साथ जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत आपके जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब आपसे आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ाया है वो आपको याद है कि नहीं ये भी देखना है ना। देखिए, आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, बताइए संविधान का जो आर्टिकल 48A है इसमें क्या बताया था मैंने, ये बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 ये है, बिना देख के बताइए, चीटिंग मत करना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हाई कोर्ट है, जो आज ही की क्लास का है, हाई कोर्ट की जो रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त, इसके बाद में इनको पेंशन मिलती है। ये पेंशन किस पे भारित होती है? भारत की संचित निधि पर, या फिर राज्य की संचित निधि? बताइए। और क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप, जो संचित निधि है, संचित निधि जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड
डेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया ये कौन से आर्टिकल में है बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और तीनों आंसर इन जो प्रश्न है ये उत्तर दीजिए। और कल का टॉपिक आपका राज्यपाल का है, गवर्नर का टॉपिक है, उसको बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।